दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र का राजनीतिक विवाद अंततः सर्वोच्च न्यायालय जा पहुंचा। वहां जो बागी विधायक हैं गुवाहाटी में डेरा डाले हुए, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में इस बात की याचिका लगाई कि शिवसेना द्वारा कुछ विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी जो अनुरोध विधानसभा के उपाध्यक्ष से किया गया है उसको फिलहाल रोका जाए, क्योंकि बागी विधायकों ने उपाध्यक्ष के विरुद्ध ही अविश्वास व्यक्त चूंकि कर दिया है, ऐसे में वो किसी निर्णय को लेने के पात्र नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि विधानसभा में शिवसेना पक्ष का जो नया नेता विधानसभा उपाध्यक्ष ने घोषित कर दिया, उस कार्रवाई को भी स्थगित किया जाए। साथ में जो विधायक उद्धव ठाकरे सरकार से नाराज़ हैं और जो मंत्री उनके साथ हैं, जो असम की राजधानी गुवाहाटी में जमे हुए हैं पिछले कई दिनों से, उनकी और उनके परिवार वालों की सुरक्षा जो है उसकी गारंटी दी जाए। और भी कुछ मांगे थी, उसमें यह भी था कि बहुमत का फैसला जो है सदन के भीतर हो। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न पक्षों को नोटिस जारी करके 11 जुलाई तक उत्तर मांगे हैं और तब तक किसी प्रकार की भी कार्रवाई पर उन्होंने रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। इस प्रकार फिलहाल तो ये मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट के चौखट में जाकर के रुक गया है। विधानसभा उपाध्यक्ष को जवाब देना है और जो 38 विधायक जिनकी सूची सुप्रीम कोर्ट में बागी गुट ने दी है, उनसे भी जो पूछताछ की है उन्होंने भी अपने शपथ पत्र आदि अदालत के समक्ष पेश करने होंगे। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि इस राजनीतिक संकट में फिलहाल अगले 2 हफ्ते तक हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की उम्मीद ना करें, लेकिन राजनीति कभी रुकती नहीं है। और फिर मुंबई, जिसके बारे में कहा जाता है कि मुंबई कभी ठहरती नहीं है, और चूँकि ये राजनीति का केंद्र मुंबई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति भले ही अदालत की कार्रवाई से कानूनी परिप्रेक्ष्य में भले ही रुकी रहे, किंतु राजनीति के दांव पैंच जो हैं वो रुकने वाले नहीं और वे चलते रहेंगे। प्रश्न यह है कि शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार चल रही है, नेशनलिस्ट कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर के, महाविकास आघाड़ी जिसको कहते हैं, इस सरकार के पास बहुमत तो नहीं है। ये बात बहुत स्पष्ट है कि जो एकनाथ जी वहाँ पर बैठे हुए हैं इतने विधायक लेकर के गुवाहाटी में, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अपने पास उतने विधायक इकट्ठे करने की एक ठोस व्यवस्था तो कर दी। और जिस तरह से पहले मुंबई से सूरत और सूरत से गुवाहाटी वो गए, तो निश्चित रूप से यदि उनके साथ में गए हुए विधायक किसी भी दृष्टि से दबाव में होते या किसी और कारण से गए होते, तो उन्हें वहाँ से वापस लौटने से कोई रोक नहीं पाता। आलम तो यह है कि जिस मंत्री को उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के पास मध्यस्थता के लिए भेजा, वो भी जाकर के बागी गुट से मिल गया। और भी अनेक ऐसे विधायक हैं जो बाद में दूसरे चरण में मुंबई से गुवाहाटी जाकर के बागियों के साथ बैठ गए। ये बात तो एक दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह है कि उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ ही गई है। और न केवल शिवसेना विधायक दल में भी ये उद्धव ठाकरे के पास गिनती के कुछ विधायक बचे हैं। केवल 3 मंत्री उनके साथ हैं, उनकी पार्टी के कोटे के, जिसमें एक उनके पुत्र आदित्य भी हैं। मुझे लगता है कि किसी भी एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसी स्थिति में अपनी ताकत सिद्ध करने के लिए, अपनी सरकार का बहुमत साबित करने के लिए जो सबसे उपयुक्त स्थान होता है वो होता है सदन। अगर उद्धव ठाकरे को ये विश्वास है कि जो विधायक गुवाहाटी गए हैं उसमें से कुछ हमारे पास लौट आएंगे, जैसे ही मुंबई आएंगे तो उनका कहना है कि उसमें से 20 विधायक हमारे पास आ जाएंगे। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत इस बारे में बढ़ चढ़ करके बयान देते रहे हैं, किंतु अभी तक उद्धव ठाकरे ने या महाविकास आघाड़ी के किसी भी नेता ने इस बात का आश्वासन नहीं दिया कि वो सदन में बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं। और यदि ऐसा है तो मुख्यमंत्री स्वयं राज्यपाल से अनुरोध करके विधानसभा का सत्र बुलवा सकते हैं
और अपने विश्वास का प्रस्ताव स्वयं पेश कर सकते हैं, जैसा कि इस तरह के प्रकरणों में अतीत में भी होता रहा है। देखिए, इससे अलग हट करके हम ये देखें कि जिस तरह की बात, जिस तरह की भाषा संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने बीते 2-3 दिनों में की, यदि यह लोकतंत्र है, फिर मुझे लगता है कि गुंडा तंत्र को अलग से परिभाषित करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। ये कहना है कि विधायक वहाँ से जो गए हैं उनके शव आएंगे, उनका शव परीक्षण होगा। आदित्य ठाकरे का कहना है कि जब वो मुंबई आएंगे तो हवाई अड्डे से उनको आते समय वर्ली और बांद्रा जैसी जगहों से गुजरना पड़ेगा। ये जगह शिवसेना की और आदित्य ठाकरे के प्रभाव के क्षेत्र बताए जाते हैं। ये सीधे सीधे सरेआम धमकी है कि आप हमारे एरिया से निकलेंगे तो हम आपको देख लेंगे। और ये कहना कि वो शव समान है, यहाँ आएंगे तो हम उनका पोस्टमार्टम कराएंगे। मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा भारतीय राजनीति में इसके पहले शायद ही कभी सुनी गई हो, और यदि सुनी भी गई हो तो मुझे लगता है उसका इतना प्रचार नहीं हुआ। आज टेलीविज़न का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, संचार क्रांति का युग है। ऐसे में ज़रा सी बात जो है वो पलक झपकते ही जग जाहिर हो जाती है। संजय राउत की प्रतिष्ठा इस मामले में बहुत गिरी हुई है। जुबान के बहुत कच्चे व्यक्ति हैं वो, और कब क्या बोल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। बाद में वो अपनी ज़बान से पलटते भी हैं, कई बार धमकी देते हैं, फिर प्यार भरी बात करते हैं। आपको ये याद होगा कि जब ये घटनाक्रम शुरू हुआ उसके 2 दिन बाद तक यही संजय राउत कहा करते थे कि ना हम एकनाथ शिंदे जी को छोड़ेंगे, ना एकनाथ शिंदे जी शिवसेना को छोड़ेंगे। वो घर लौट आएँ, वो उद्धव जी के सामने बैठ कर के बात करें। यदि विधायक चाहेंगे तो शिवसेना जो है वो गठबंधन से कांग्रेस और एनसीपी को छोड़ने के लिए भी तैयार है। इस तरह की मीठी मीठी बातें। फिर अचानक वो धमकी पर उतर आए। अब 24 घंटे बीत चुके हैं, अब समय निकल चुका है, अब आप कितने दिन भी रह लो गुवाहाटी में, लौट के आओगे चौपाटी में। इस तरह की ये जो जुमलेबाजी है, इस तरह की तुकबंदी, मुझे लगता है कि इतने गंभीर प्रकरण में जब एक सरकार दांव पर लगी हो और विधायक आप ही के पार्टी के हैं जिन्हें अभी तक आपने पार्टी से निष्कासित भी नहीं किया, यहाँ तक कि मंत्रियों के जो विभाग छीने हैं, कल जो बागी मंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी ने, किंतु उनको मंत्री पद से अभी तक नहीं हटाया। तो जब आप उन विधायकों की 16 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के लिए उपाध्यक्ष के पास गए, तो फिर क्या कारण है कि अभी तक आपने मंत्रियों को मंत्रिमंडल से निष्कासित करने का साहस नहीं दिखाया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की जो छवि है इस समूचे मामले में, वो भले ही बाल ठाकरे के पुत्र हों, किंतु इस समूचे प्रकरण में उद्धव ठाकरे एक बहुत ही दब्बू किस्म के नेता के रूप में सामने आए। और जरा सी बात पर वो शिवसेना की जो पुरानी नीति है उससे अलग हट करके कभी शरद पवार से सलाह देते हैं, कभी कांग्रेस के नेताओं को बुला करके उनसे बात करते हैं। इससे साबित हो गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद तो हासिल कर लिया, किंतु मुख्यमंत्री के रूप में जो एक शक्ति होती है, जो एक गरिमा होती है, या जो उस पद के साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारी होती है, दायित्व बोध होता है, उससे उद्धव ठाकरे कोसों दूर है। जैसे ही उनको पता लगा कि विधायक सूरत चले गए वहाँ से गुवाहाटी, तो उन्होंने एक संकेत दिया और जो मुख्यमंत्री का अधिकृत निवास है वर्षा, उसको छोड़ करके वो अपने पैतृक निवास मातोश्री में लौट आए। उस समय ये कयास लगाया गया था कि एक नैतिकता के नाम पर जब उन्हें ये आभास हो गया है कि उनके पास बहुमत नहीं रहा और जो बागी विधायक गए हैं उन्होंने खुलेआम बगावत कर दी है, ऐसी स्थिति में उनके सामने एक विकल्प तो ये था कि वो तत्काल राज्यपाल महोदय के पास जाकर के अपना इस्तीफ़ा सौंपते और ये कहते कि सदन में साहब आप नए जो भी दावेदार हैं उनको मौका दो। और दूसरा तरीका जो मैंने इसके पूर्व में कहा कि वह राज्यपाल महोदय से अनुरोध करते कि तत्काल सदन आहूत किया जाए और सदन में जो है मैं अपना विश्वास प्रस्ताव पेश करूंगा, उस पर बहस होगी और सदन ही ये निर्णय करेगा कि सरकार अल्पमत में है या सरकार के पास उसका अपना बहुमत है। इस बीच शरद पवार भी जिस तरह का झूला उद्धव ठाकरे को झुलाते रहे, वो देख करके हंसी आती है। कितना वरिष्ठ नेता, एक राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवसेना जैसी पार्टी का प्रमुख, इस तरह की निरीह अवस्था में उसको देख करके लगता है कि ये भारतीय राजनीति का एक बहुत ही वह पक्ष है जिसमें हमारे नेता जो है पद पाने के लिए किस हद तक चले जाते हैं, उनमें योग्यता की का भाव है, उनमें क्षमता का भाव है, यहाँ तक कि दूरदर्शिता भी नहीं है। किंतु हमारे यहाँ एक देशी कहावत है कि सिखाए पूत घोड़ी नहीं चढ़ते। उद्धव ठाकरे के ऊपर ये कहावत पूरी तरह चरितार्थ हो रही है। उनको पकड़ करके किसी तरह मुख्यमंत्री बना तो दिया, उनकी जो दिली हसरत थी वो पूरी तो हो गई, किंतु मुख्यमंत्री पद के साथ जुड़ा हुआ जो गौरव होता है उसको वो किसी भी तरह से सार्थक साबित नहीं कर पा रहे। अभी भी उनके साथ पास एक वक्त है, भले ही बागी विधायक सर्वोच्च न्यायालय में चले गए हों, किंतु यदि उद्धव ठाकरे को ये विश्वास है कि उसमें से दबाववश उनको वहाँ गुवाहाटी ले जाया गया है और जैसे ही वो विधायक मुंबई लौटेंगे उनमें से अधिकतर जो है वापस शिवसेना के खेमे में आ जाएंगे, तो फिर उन्हें तत्काल विधानसभा का सत्र
आमंत्रित करने के लिए माननीय राज्यपाल से अनुरोध करना चाहिए। और यदि सदन में उनका बहुमत साबित हो जाता है तो निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरेंगे। लेकिन यदि बहुमत वो साबित नहीं कर पाते तो भी लोकतंत्र की उस परंपरा का निर्वहन करने के बारे में तो कम से कम उनका नाम लिखा जाएगा कि उन्होंने सदन की गरिमा का ध्यान रखा, सदन का सम्मान रखा और लोकतंत्र में बहुमत खोते ही अपने पद से हटने का निर्णय कर लिया। इस बारे में आप सब ने अतीत में देखा होगा कि हमारी भारतीय लोकसभा में, संसद में अनेक बार सरकारों के प्रति विश्वास प्रस्ताव आए हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का जो विश्वास प्रस्ताव था वो तो एक इतिहास बन गया है, जिसमें उन्होंने अंत में ये कहा था कि मैं सदन में चूँकि मेरे पास बहुमत नहीं है, मैं संख्या बल के सामने सिर झुकाता हूँ और राष्ट्रपति महोदय को अपना इस्तीफा देने जा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि उद्धव ठाकरे के पास भी इसी तरह के उदाहरण पेश करने का एक बहुत सुनहरा मौका था, किंतु अब लगता है वो मौका चूक गए। धीरे धीरे जिस तरह से बाकी वहाँ डटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ लेने के लिए अपनी राजनीतिक पैंतरेबाजी दिखा रही है, उसके सामने उद्धव पूरी तरह से लाचार हो गए हैं। और जिस तरह से उन्होंने आक्रमण का और बचाव का जिम्मा जो है संजय राउत जैसे गैर जिम्मेदार और एक फूहड़ व्यक्ति को दे दिया है, तो मुझे लगता है कि ये बंदर के हाथ में उस तरह देने वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। आज की परिस्थिति में उद्धव ठाकरे के पास सबसे अच्छा विकल्प यही है कि वह राज्यपाल से कह करके विधानसभा सत्र बुलवाएं और अपना बहुमत सिद्ध करें या फिर सत्ता छोड़ दें। मुझे लगता है कि यदि उन्हें राजनीति में एक लंबी पारी खेलना है, उन्हें किसी न किसी तरह से लोकतांत्रिक मर्यादाओं का और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि मित्रों।